अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस मैथमेटिक्स कोड 1349 का चैप्टर नंबर 8 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, एग्जाम्पल नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 129 है, एग्जाम्पल नंबर 12 है। और आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 8 तक हमने सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12 में देखें, इसमें आपके पास स्टोरी सम क्वेश्चन है। प्रीवियस जो आपने इसी के साथ का क्वेश्चन किया उसमें आपके पास मैट्रिसेस पहले से अवेलेबल थे, इक्वेशन आपके पास पहले से गिवन थी, आपने उन्हीं इक्वेशन से मैट्रिसेस बनाए और क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब सेम ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके से है, उसी तरीके से सॉल्व होना है, लेकिन इसमें एक नया स्टेप ऐड हो रहा है कि इसमें आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आपके पास स्टोरी सम क्वेश्चन में के फॉर्म में गिवन है। आपने खुद इक्वेशंस बनानी है और इक्वेशंस को खुद बनाने के बाद फिर आपने फर्दर इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए स्टोरी सम क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है 2 कप्स ऑफ टी एंड 3 पीसेज ऑफ केक कॉस्ट ₹80, यानी कि आपके अब यहाँ पे ना उन्होंने बताया कि 2 कप ऑफ टी हैं और 3 पीसेज ऑफ केक हैं और उनकी कॉस्ट है ₹80, वाइल 1 कप ऑफ टी, जबकि 1 कप ऑफ टी और एंड 2 पीसेज ऑफ केक और 2 पीसेज ऑफ केक की कीमत कितनी है ₹50। अब इसमें रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 कप ऑफ टी एंड 1 कप ऑफ केक। आपने बताना है कि 1 कप ऑफ टी की कितनी कीमत है और 1 कप ऑफ केक की कितनी कीमत है। यानी कि आपके पास एक इक्वेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ तक गिवन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इससे आपने इक्वेशन 1 बनानी है, और ये जो फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है 1 कप ऑफ टी से यहाँ तक, इससे आपने सेकंड इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब यानी कि 2 कप्स ऑफ टी एंड 3 पीसेज ऑफ केक, अगर आप 2 कप ऑफ टी लें और 3 पीसेज ऑफ केक लें, ठीक है, यानी कि अगर आप चाय के 2 कप लें, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ना आपके पास 2 तरह की डील्स हैं। एक पहली डील आपके पास ये है कि अगर आप चाय के 2 कप लें और उसके बाद आप 3 पीसेस ऑफ केक लें तो आपको टोटल ₹80 देने पड़ेंगे, ठीक है। और सेकंड डील आपके पास ये है कि अगर आप ₹80 आपको देने पड़ेंगे। सेकंड डील आपके पास ये है कि आप 1 कप चाय का आपको मिलेगा और 2 पीसेस ऑफ केक मिलेंगे और इसके बदले में आपको ₹50 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इसी इन्फॉर्मेशन को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और उससे फिर फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो है ना एक्स 2 वेरिएबल सपोज किए गए, एक x1 सपोज किया गया और एक x2 सपोज किया गया। आप चाहे तो x1 और x1 सपोज कर सकते हैं, x2 सपोज कर सकते हैं। चाहे तो आपको पता है कि वेरिएबल में हमारे पास अपनी चॉइस होती है कि हम कौन सा वेरिएबल सपोज करना चाहते हैं, ठीक है। तो जिसको जिस वेरिएबल में आसानी होती है वो वही वेरिएबल सपोज कर सकता है और यहाँ पे y2 भी सपोज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक जैसे वेरिएबल सपोज करते हैं ना, जैसे ये x1 है, x2, तो लाइक ये भी x है, ये भी x है, तो थोड़ा सा ना वैल्यूज़ में आइडेंटिफाई करने में ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप थोड़ा ना डिफरेंट वेरिएबल्स लिया करें। जैसे अभी प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने डिफरेंट वेरिएबल्स ही सपोज किए हैं। यानी कि अगर एक वेरिएबल x सपोज करते हैं तो दूसरा वेरिएबल y सपोज करते हैं, तो बेहतर है कि आप x और y सपोज कर लें तो आपको क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अदरवाइज अगर आप यही वाले वेरिएबल सपोज करना चाहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यही वाले वेरिएबल भी सपोज कर लें, या अपने पास से कोई और वेरिएबल लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 कप ऑफ टी, यानी कि ये उन्होंने हमें कलेक्टिवली डाटा बताया हुआ है कि आपने 2 चाय के कप लेने हैं, 3 केक के पीस लेने हैं, आपको ₹80 देने पड़ेंगे। अब इसमें कहीं पे आपको पता है कि कहीं पे उन्होंने बताया हो कि 1 कप ऑफ टी की इतनी कीमत है या 1 पीस ऑफ केक की इतनी कीमत है। ये नई इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई, ये आप लोगों ने खुद फाइंड करनी है, ठीक है, कि एक चाय का कप कितने रुपए का है और एक केक का पीस कितने रुपए का है, ठीक है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है तो हमने खुद ही सपोज कर लेनी है और फिर बाद में हमने इसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, अब यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेप में लिखना है सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 कप ऑफ टी, जो कि रिक्वायरमेंट है, और हमें नहीं पता कि उसकी 1 कप ऑफ टी के कितने पैसे होंगे, तो यहाँ पे हम वेरिएबल सपोज करेंगे कि x है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सेकंड पे लिखना है सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 पीस ऑफ केक, यानी कि केक के एक टुकड़े की कितनी कीमत होगी y, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमने 2 इक्वेशंस बनानी है अकॉर्डिंग टू गिवन रिक्वायर
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने दो इक्वेशंस बनानी है, यानी कि ये वेरिएबल्स हमने अपनी पसंद से सपोज किए हैं, लेकिन जो हमने इक्वेशंस बनानी है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही बनानी है। तो पहले हमारे पास ये है कि अगर आप 2 कप ऑफ टी लें, टी के लिए हमने कौन सा वेरिएबल सपोज किए, एक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके साथ एक्स, ठीक है। और अगर उसमें और इसके साथ अगर आप 3 पीसेस ऑफ केक लेंगे, 3 पीसेस ऑफ केक के लिए हमने कौन सा वेरिएबल सपोज किया, वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई। तो आपको टोटल 80 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे रुपीज़ 80 लिखना चाहते हैं या बल्कि सिंपल 80 लिख लें तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी कि मतलब फिर फुल आपकी क्वेश्चन की फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन में उन्होंने बताया था कि अगर आप 1 कप ऑफ टी लेंगे, टी के लिए हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, एक्स प्लस, और अगर इसके साथ अगर आप 2 पीसेस ऑफ केक ले लेंगे, उसके लिए कौन सा वेरिएबल सपोज किया था, उसकी कीमत के लिए वाई, तो आपको टोटल देने पड़ेंगे 50 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमने 2 इक्वेशंस बना लिया और इन इक्वेशन से अब हमने क्या करना है, फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब उसमें आपको पता है कि जब भी हमने बाय मैट्रिक्स मेथड के ज़रिए इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो स्टेप 1 में हमने क्या करना होता है, अपने जो होते हैं मैट्रिसेस बनाने होते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास इक्वेशन है और यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट में मेंशन कर दिया जाता कि आपने इसको मैट्रिसेस के मेथड से सॉल्व करना है तो फिर आपके ऊपर होती है कि आपने हर हाल में इसको मैट्रिसेस के ही मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई कि आपने इसको किस मेथड से सॉल्व करना है और सेम यही वाला क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ जाता है तो आप फिर उससे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप जिस मेथड से भी वेरिएबल एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है, और वो आपका ठीक होगा। लेकिन अगर वहाँ पे कोई भी मेथड मेंशन कर दिया गया ना, अब ये आपका जो एग्जांपल है वो आपके मैट्रिसेस के टॉपिक में गिवन है और जो अभी मैं आपको सॉल्व करवाने लगी हूँ वो मैट्रिसेस के मेथड से मैं आपको वेरिएबल एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना सिखा रही हूँ। लेकिन अगर वहाँ पे मैट्रिसेस के अलावा कोई और मेथड लिखा हुआ, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में सारे मेथड्स कवर कर चुके हैं, ये लास्ट मेथड है, तो फिर आपने उसको उसी मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अपना मेथड का नाम पहले मेंशन कर देते हैं कि हम किस मेथड से इसको सॉल्व करें। ठीक है, मैट्रिसेस मेथड में पहला स्टेप क्या होता है कि आपने मैट्रिसेस बनाने होते हैं। मैट्रिसेस किस तरीके से आपने बनाना होता है कि यहाँ पे आपके पास ए मैट्रिक्स होता है, फिर आपके पास बी मैट्रिक्स होता है और वो बराबर होता है बी के। ए मैट्रिक्स होता है, एक्स मैट्रिक्स होता है और इनका मल्टीप्लाई बराबर होता है बी के। अब ए मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि ए मैट्रिक्स कौन सा होता है कि ये जो वेरिएबल्स के साथ वैल्यूज़ होती हैं ना, इनको लेके हम अपना एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 3, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। 2 3 1 2, 2 3 1 2 और यहाँ पे ये सारे पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे प्लस प्लस का साइन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे किसी वैल्यू के साथ नेगेटिव होता तो फिर लाजमन मेंशन करना था, क्योंकि अगर इनके साथ साइन नहीं भी मेंशन करते ना तो ये यही शो कर रही होती हैं कि ये प्लस की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो फिर अच्छा नहीं लगता कि आप मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ यहाँ पे प्लस 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 मेंशन करें। उसके बाद वेरिएबल एक्स है, एक्स की मैंने आपको बताया था एक्स मैट्रिक्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, अपने वेरिएबल्स लिखते हैं जिनकी वैल्यूज़ हम बेसिकली फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो आपने इस तरीके से नहीं करना है जिस तरीके से ये मैट्रिक्स बनाया, यानी कि एक्स वाई। आपने डिफरेंट वेरिएबल, हर वेरिएबल को सिर्फ एक ही दफ़ा लिखना है। तो यानी कि यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एक्स है तो आपने फर्स्ट पे एक्स को ही लिखना है। फिर सेकंड पे देखें वाई है तो आपने वाई को लिखना है और सिर्फ एक टाइम लिखना है, ठीक है, दो दफ़ा नहीं लिखना। तो ये आपका एक्स का मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने थर्ड मैट्रिक्स क्या बनाना है, बी का मैंने आपको बताया था कि वो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लिखनी होती है जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे होती हैं। ये राइट साइड बनता है ना, तो इक्वल टू के राइट साइड पे जो वैल्यूज़ मेंशन होती हैं। तो यहाँ पे क्या है 80, ये इक्वल टू का साइन है, इसके साइड पे देखें तो ये 80 है और ये 50 है, तो यहाँ पे 80 और यहाँ पे आपने 50, तो ये आपके पास 3 मैट्रिसेस क्रिएट हो जाएंगे। अब इन मैट्रिसेस को आपने फर्दर सॉल्व करना है। आपने इन मैट्रिसेस को यानी कि आपने इस इक्वेशन के तहत ये मैट्रिसेस बना लेने हैं। फिर आपने क्या करना है, आगे जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आपने इस इक्वेशन के तहत सॉल्व करना होता है कि एक्स इक्वल टू ये ए इधर है, ये दूसरी साइड पर चले जाएगा ए इनवर्स, ठीक है, और साथ आ जाएगा बी। आपने इस इक्वेशन के तहत अपने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके कब काम आती है, जब आप मैट्रिसेस को बना रहे होते हैं, और ये क्वेश्चन आपके कब काम आती है, जब आपने फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
एक्स का मतलब क्या है कि वो वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ को हम फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, एक्स तो वो हो गया कि वो वैल्यूज़ जो हम फाइंड कर रहे हैं, इसका मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, एक्स भी और वाई भी है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं चाहें तो। अब यहाँ पे a-1 का क्या मतलब है, एक इसका मतलब है कि ये इन्वर्स है मैट्रिक्स ए का, हमें इन्वर्स चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास सिंपल ए का मैट्रिक्स तो है, लेकिन ए का इन्वर्स हमारे पास नहीं है, तो ए का इन्वर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे फिर ही हम उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकेंगे और हमारे पास वेरिएबल की वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, और बी का मैट्रिक्स देखें तो बी का मैट्रिक्स ऑलरेडी हमने फाइंड बना लिया हुआ 80 और 50, तो हमें ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इस इक्वेशन में पुट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, ए का इन्वर्स। तो ए का इन्वर्स फाइंड होगा तभी ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखिए ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको पता है कि फार्मूला अप्लाई होता है, और क्या फार्मूला होता है ए के इन्वर्स का, a-1 इक्वल टू किसके होता है कि आपने एडजॉइंट लेना है। किस चीज़ का आपने एडजॉइंट लेना है, वही मैं उस मैट्रिक्स का जिसका आप इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं। तो हम ए का इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर कौन सा मैट्रिक्स मेंशन करेंगे, ए। उसके बाद आपने नीचे स्क्वायर रूट के, फिर उसके बाद हमने लेना था उसी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेट लेना होता है। तो उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट का क्या था, हम ए का डिटर्मिनेट यहाँ पे लेंगे, तो ये इसके फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि अब इस रिक्वायरमेंट में देखें ना, तो इसमें ए का इन्वर्स तब आएगा जब आप ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, उस एडजॉइंट को आप डिटर्मिनेट पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेट हमेशा फाइंड करना है। उससे अगर आपका आंसर 0 के इक्वल आ जाता है तो इट्स मीन ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो फर्दर सॉल्व हो ही नहीं सकती, तो आपने फिर उस पर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना और उसको मतलब सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते रहना, क्योंकि वो अगर आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो इट्स मीन ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से हमेशा सबसे पहले डिटर्मिनेट फाइंड करते हैं। अगर डिटर्मिनेट का आंसर 0 के इक्वल नहीं आता तो फिर इट्स मीन कि ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व हो सकता है, तो फिर आपने कोशिश करनी है इसको आगे सॉल्व करने की। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेट। तो यहाँ पे डिटर्मिनेट, ए का डिटर्मिनेट लेने का क्या तरीका होता है, ए का डिटर्मिनेट लेने के आपको पता है दो तरीके हैं। अब यहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई होना है, ऑर्डर 2/2 का, कि हमने 2/2 का डिटर्मिनेट कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले अपना मैट्रिक्स मेंशन करेंगे। आपको पता है कि डिटर्मिनेट के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपने अपने मैट्रिक्स को 2 पैरेलल लाइंस के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे मैंने 2 पैरेलल लाइंस लगाई हैं। अभी सिंपल मैट्रिक्स के लिए हम ना स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेट के लिए हम 2 पैरेलल लाइंस के अंदर अपने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स क्या है, ये है। इसकी सेम यही आपने वैल्यूज़ लिखने हैं, बस आपने लाइंस चेंज कर देनी है, 2 3 1 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3 1 और 2। अब इसका डिटर्मिनेट फाइंड करना है। डिटर्मिनेट फाइंड करने के लिए मैंने आपको कहा था कि आपने अपने माइंड में एक फार्मूला रखना है कि m माइनस एम। m का मतलब है कि मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज़ आई हैं, दूसरी m का मतलब है मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज़ आई हैं उन वैल्यूज़ को आपस में आपने माइनस कर देना है, और आपने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे क्रॉस मेंशन कर देना है। ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे डिटर्मिनेट फाइंड करने के लिए। ठीक है, a का डिटर्मिनेट बराबर होगा, m का मतलब है कि इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, और इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3। और यहाँ पे माइनस मेंशन करना ज़रूरी है। डिटर्मिनेट का ये रूल है कि यहाँ पे आपने माइनस लाजमन मेंशन करना है, तो इस वजह से आपने यहाँ पे माइनस मेंशन करना ही करना है। तो उसके बाद आपने सॉल्व करना है। तो ये 4 कहाँ से आए, इनको मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, और ये डिटर्मिनेट का माइनस आ गया। अब 4 में से 3 को माइनस करें तो आपके पास क्या आता है, 1। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये फर्दर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता अगर आंसर 0 के इक्वल आए, लेकिन आपका डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ रहा है, तो ये इक्वल टू 0 तो ना हुआ। तो यहाँ पे आपने लिखना है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नाम क्या, आप किसका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया, ए, तो यहाँ पे ए लिखेंगे, इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर वाला टॉपिक भी आपको पता है, हमने क्लियर किया। नॉन सिंगुलर क्या होता है कि जिसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आता, नॉन सिंगुलर। सो इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है,
अगर आंसर 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होना था। तो यहाँ से हमने देख लिया कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसमें हम इसका इन्वर्स ले सकते हैं। तो अब आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट से आंसर क्या आया 1। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पे एडजॉइंट का फार्मूला अप्लाई करना है। पहले अपना मैट्रिक्स लिख लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है। हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका हम एडजॉइंट लेना चाहते हैं 2 1 3 2। इसका क्या लेना है, एडजॉइंट। इसका एडजॉइंट किस तरीके से लेना होता है और इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2 का लेने का सबसे आसान तरीका ये है कि एडजॉइंट को फाइंड करने का, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो चीज़ें चेंज होती हैं। एक इसके अंदर प्लेस चेंज कर देते हैं और एक इसके अंदर साइन चेंज कर देते हैं। सबसे पहले आपने प्लेस चेंज करनी होती है। किसकी प्लेस चेंज करनी होती है, प्रिंसिपल डायगोनल की आपने प्लेस चेंज करनी होती है, ठीक है। और ये डिटेल से टॉपिक कवर किया था एग्जाम्पल्स में भी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल की आपने प्लेस चेंज कर देनी है और ये जो रिमेनिंग दो आपके पास रह जाएंगे इनका आपने साइन चेंज करना है, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। अब यहाँ पे भी 2 है, अब यहाँ पे देखें एडजॉइंट लिखेंगे। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सेम वैल्यूज़ हैं। तो आप अपने लिए ऊपर वाला 2 नीचे कर दें, नीचे वाला 2 ऊपर कर दें, तो ये आपकी प्लेस चेंज हो गई। यानी कि नीचे वाली वैल्यू को आपने ऊपर लिखना है, ऊपर वाली वैल्यू को आपने नीचे लिखना है। अब ये नेचुरली क्या है कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, सेम है, तो इसमें फील नहीं हो रहा कि वैल्यू को चेंज किया गया है या नहीं किया गया। उसके बाद ये और ये जो दो वैल्यूज़ रिमेनिंग है इनके आपने साइन चेंज करने। अगर ये पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव कर देना है। तो ये 3 भी पॉजिटिव है और ये 1 भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपने इसको क्या बना देना है, नेगेटिव। तो ये -3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। और ये जो आपका है ये आपका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट, ठीक है। तो ये आपका एडजॉइंट भी यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब देखें इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी था, डिटर्मिनेंट का होना ज़रूरी था, एडजॉइंट का होना ज़रूरी था। डिटर्मिनेंट हमने पहले फाइंड कर लिया और इस स्टेप में हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, सो अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, अपना इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हमने वैल्यूज़ को अपने फार्मूला में पुट कर देना। आपने दोबारा से एक दफ़ा फार्मूला लिखना है और उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। आपने ये वाला फार्मूला दोबारा मेंशन करके फिर उसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को लिखना है। अब यहाँ पे ऊपर हमें क्या चाहिए था, एडजॉइंट। एडजॉइंट हमें चाहिए था। एडजॉइंट का आंसर हमने क्या निकाला है, 2 -3 -1 और 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 -3 -1 और 2, एडजॉइंट का आंसर मेंशन करेंगे। उसके बाद सेकंड में हमें क्या चाहिए था, इसको एडजॉइंट को हमने डिवाइड किससे करना था, डिटर्मिनेंट के आंसर से। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1। तो यहाँ पे हमने नीचे लिखना है 1। अब यानी कि ये जो 1 है ना, ये ऊपर ईच एलिमेंट के साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये 1 नीचे आने का अब ये होल के नीचे 1 है ना, इट्स मीन ये 2 के नीचे भी 1 डिवाइड हो रहा है, -3 के नीचे भी 1 डिवाइड होगा, यानी कि सारी वैल्यूज़ के साथ ये डिवाइड होगा, ठीक है। यानी कि ये 2 है ना, 2 के नीचे भी हम 1 मेंशन करेंगे, -3 के नीचे भी 1 आएगा, -1 के नीचे भी 1 आएगा और 2 के नीचे भी 1 आएगा और फिर ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। अब 2 और 1 को आपस में डिवाइड करें। अब यहाँ पे देखें 2 और 1 है ना, 2 डिवाइडेड बाय 1 करें तो आपके पास क्या आता है, 2। तो यहाँ पे अपना आपने जो फाइनल आंसर लिखना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, ठीक है। आपके पास क्या आंसर है, डिवाइड करके 2, तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। उसके बाद ये -3 है और -3 डिवाइड करेंगे पॉजिटिव 1 पे, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, -3। तो यहाँ पे -3 लिखेंगे। उसके बाद -1 है, डिवाइड करेंगे सिंपल पॉजिटिव 1 पे, तो -1 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास क्या आंसर आता है, -1। उसके बाद क्या है, 2 डिवाइड बाय 1 करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है ना, ये हमारे पास आंसर आया है ए का इन्वर्स, ठीक है। ए का इन्वर्स भी आ गया। अब अपनी क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास तीन चीज़ों वेरिएबल एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी था। हमारे पास एक्स का ए का इन्वर्स होना ज़रूरी था और बी का मैट्रिक्स होना ज़रूरी था। तो हमने देखें ए का इन्वर्स फाइंड कर लिया, पहले हमारे पास ये नहीं था, ये हमने खुद फाइंड किया है। और बी
का मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। अब सिंपली हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान आपको कोई साइन नज़र आ रहे हैं? नहीं ना। तो मैंने आपको बताया कि जब दो वेरिएबल्स के दरमियान साइन नहीं होता तो इट्स मीन वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो सिंपली अब हमारे पास जो ए का इन्वर्स आया है और जो बी मैट्रिक्स ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, वेरिएबल एक्स की वैल्यूज़ का मतलब कि हमारे पास वेरिएबल में देखें कौन कौन सी वैल्यू, एक्स की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी और वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। और एक्स की वैल्यू कप ऑफ टी को इंडिकेट कर रही है और वाई की वैल्यू पीस ऑफ केक को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अपनी इक्वेशन को दोबारा से लिखना है। पहले आपके पास वैल्यूज़ नहीं थी, अब आपने ये एक्स की जगह पे आपने एक्स की लिखने हैं मैट्रिसेस के। हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं? एक्स मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या एक्स एंड वाई। A-1 की ए इन्वर्स की जगह आपने उसकी सारी वैल्यूज़ लिखनी है और बी की जगह आपने उसकी सारी वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है, अब आपने इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और कौन सा यहाँ पे रूल अप्लाई होगा मल्टीप्लाई का? इसका ऑर्डर देखें तो ये 2/2 है और इसका ऑर्डर देखें तो ये 2/1 है। यानी कि इसके अंदर 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है और इसके अंदर 2 रोज़ हैं लेकिन 1 कॉलम है। तो इसको हमने किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है? ठीक है, अब आपने मल्टीप्लाई उसी मेथड से करना है कि आपने पहले एक मैट्रिक्स को इसको आपके पास 2 डिफरेंट मैट्रिक्स है ना, आपने एक नीचे वाली रो को एक दफ़ा अपने आसानी के लिए इग्नोर कर देना। आपने समझना है कि ये जो रो है ना मेरे पास गिवन ही नहीं है। ठीक है, आप देखें पहले स्टेप में यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। यहाँ पे देखें ये फर्स्ट है ये सेकंड है। आपने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट है ये फर्स्ट है। इस मैट्रिक्स के अंदर देखें तो ये फर्स्ट है, इस मैट्रिक्स के अंदर देखें तो ये फर्स्ट है। इस फर्स्ट को इस फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 2 है और यहाँ पे क्या 80, तो आपने 2 और 80 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। उसके बाद इस मैट्रिक्स में देखें तो ये सेकंड है और इस मैट्रिक्स में देखें तो ये वाला सेकंड है। तो आपने इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कि इन किन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है? -3 और 50 को। तो आपने -3 और 50 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कि मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं लेकिन इनका जो डाटा मतलब ये जो वैल्यूज़ होती हैं कलेक्टिवली आपस में क्या होती हैं? ऐड। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या होंगी? ऐड। तो ये माइनस है, अब ये 2 साइन इकट्ठे तो नहीं आ सकते, तो एक साइन को हम क्या कर देंगे? ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्लस का साइन ज़रूर लगाना है, ये इसका रूल है। उसके बाद आप देखिए आपने इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर लिया, आपने इस 3 को भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपकी रो कंप्लीट होगी क्योंकि आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप सपोज करें कि ये आपके पास गिवन ही नहीं है। ठीक है, अब आपके पास एक ये वाला मैट्रिक्स की वैल्यूज़ गिवन है और एक ये। अब इस मैट्रिक्स में देखें तो फर्स्ट आपके पास कौन सी वैल्यू है? ये। और इसमें सेकंड कौन सी बन रही है? ये। इसमें देखें तो यही फर्स्ट है और यही सेकंड है। अब फिर आपने फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कौन सी बन रही है? -1। तो यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 80 के साथ। फिर मैट्रिक्स के रूल के मुताबिक यहाँ पे आपने प्लस लाजमन मेंशन करना है। जिस तरह डिटर्मिनेंट में हम माइनस लाजमन मेंशन करते हैं ना, इस तरीके से आपने यहाँ पे प्लस लाजमन मेंशन करना होता है। उसके बाद ये फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर। फिर ये सेकंड, इस मैट्रिक्स में देखें तो ये सेकंड वैल्यू है और इस मैट्रिक्स में देखें तो ये सेकंड वैल्यू है। सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ। तो आपके पास ये वाला स्टेप हो जाएगा और इनका आंसर किसके इक्वल होगा? एक्स और वाई के। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से एक्स एंड वाई और ये जो आपने वैल्यूज़ लिखी हैं अब यहाँ पे उसको उन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। 2 को 80 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 160। तो यहाँ पे लिखेंगे 160। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, अब ये देखें ये प्लस है और ब्रैकेट के अंदर फिर आप लिख देंगे -3 और फिर आपके पास क्या है? 50। तो इनको आपस में सॉल्व करने से आपके पास क्या आंसर आ रहा है? -150। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -150। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास है -1 और ये आपके -1 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 80 से। तो हमारे पास क्या आंसर आता है? -80। और 2 और 50 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो आंसर आता है 100। तो यहाँ पे आपने लिखना है 100। अब ये 100 के साथ कोई साइन नहीं है तो इसमें यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस का। अब ये जो आपके पास आंसर आ गया इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है,
160 के अंदर से क्या माइनस करना है, 150, 160 माइनस 150 आपने करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 10। उसके बाद आपने क्या करना है, -80 में से -80 के अंदर आपने ऐड कर देना 100 को, तो ये आपके पास आंसर आता है 20। अब यहाँ तक आप लिखें ना तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। आपकी बुक के अंदर यहाँ तक ही आंसर मेंशन है, यानी कि एक्स का आंसर है 10 और वाई का आंसर है 12। एक्स का आंसर है 10 और वाई का है 12, तो यहाँ तक ही आप बेशक लिख लें, ठीक है। अब आपने फाइनल अपने आंसर को क्या लिखना है, सो द प्राइस ऑफ 1 कप ऑफ टी। अब आपको पता है कि जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने 1 कप ऑफ टी की प्राइस को क्या सपोज किया था, एक्स, क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं थी एक्स की। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है कि एक्स जो है वो इक्वल टू है 10 के, ठीक है। एक्स किसके इक्वल टू है, 10 के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ₹10, यानी कि एक जो कप ऑफ टी है वो 10 रुपये का है। और उसके बाद वाई, द प्राइस ऑफ 1 पीस ऑफ केक, एक केक के पीस की कितनी प्राइस है, ₹20। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 12 है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, दोनों वेरिएबल्स को सपोज किया था, फिर हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या की थी, 2 इक्वेशंस बनाई थी। फिर हमने यहाँ पे मैट्रिसेस मेथड के ज़रिए हमने इस इक्वेशन को लगाया, इस इक्वेशन से हमने फिर मैट्रिसेस बनाए, फिर हमने इस इक्वेशन को यूज़ किया, और इस इक्वेशन को यूज़ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने वैल्यूज़ फाइंड किए। क्योंकि हमारे पास ए इनवर्स नहीं था, ए इनवर्स का फार्मूला अप्लाई किया, उसमें हमारे पास दो चीज़ों की ज़रूरत थी कि हमारे पास एडजॉइंट नहीं था और डिटर्मिनेट नहीं था। तो हमने पहले डिटर्मिनेट फाइंड किया, फिर एडजॉइंट फाइंड किया, फिर जो हमारे पास आंसर्स आए उसको फार्मूला में अप्लाई किया। फार्मूला में अप्लाई करने के बाद हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ गया, और फिर हमारे पास हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी इक्वेशन में पुट करने के लिए, तीनों का आंसर आ चुका था। तो उसके बाद हमने तीनों को इक्वेशन में फिलअप किया, ठीक है। इक्वेशन में ए इनवर्स का आंसर भी लिखा, बी का भी लिखा, और ये इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आया कि वेरिएबल एक्स की वैल्यू है 10 और वेरिएबल वाई की वैल्यू है 12। सो हमारा फाइनल आंसर क्या है कि 1 पीस ऑफ कप कितने का, ₹10 का, और 1 पीस ऑफ केक कितना, ₹20 का। और यहाँ पे आपके एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट हो गई है।